हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्यूबरनेट्स की सीरीज़ में हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमने क्यूबरनेट्स के सारे बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं, डॉकर के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, CNCF के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमने जब सब कुछ इतना सीख ही लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, तो अब हम आगे देखेंगे मॉनिटरिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में जब हमने ख़त्म करते हुए काफ़ी कुछ समझा था कि मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। और अगर आपने वहाँ तक नहीं भी देखा है तो आई होप तो मैं इसमें पूरा आपको बताऊंगा मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, और कैसे हमारी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मॉनिटरिंग की प्लेलिस्ट में ये पहला वीडियो होने वाला है और इसमें हम बेसिक से समझेंगे कि आखिर मॉनिटरिंग होती क्या है। तो मॉनिटरिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, और ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, डेट इज़ लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग। तो मॉनिटरिंग, लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग। तो मॉनिटरिंग भी इन्हीं का ही एक पार्ट है। अभी हम आगे समझेंगे कि मॉनिटरिंग कहाँ पे लाई करेगा इनके। तो की ऑब्जर्वेबिलिटी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी इंश्योर सिस्टम रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, कि कैसे एक जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसको कैसे रिलायबल और उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एक ऑब्जर्वेबिलिटी बढ़ा सकती है और डाउन टाइम को कम कर सकती है। 3 पिलर्स होते हैं जो कि अभी हमने लास्टली देखा, लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग। ये 3 पिलर हैं ऑब्जर्वेबिलिटी के। देन मैट्रिक्स ओवरव्यू, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बाद ट्रेसिंग क्या होता है, ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग इन माइक्रो सर्विसेज, ये क्या होता है। तो फिलहाल तो हम इसमें मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और होप शो मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग के साथ साथ लॉगिंग के बारे में भी हम इसी में समझ लें और 3 पिलर्स को बहुत अच्छे से समझ के ख़त्म कर दें और आपका एक बेस क्लियर हो जाए मॉनिटरिंग को लेके कि आखिर मॉनिटरिंग होती क्या है। होप शो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम का डाउन टाइम कम कर सकते हैं उसके ऑब्जर्वेबिलिटी लगा के, और उसके डाउन टाइम को कम करके एप्लीकेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेबिलिटी, लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ट्रेसिंग। तो ये पूरा एक ब्लॉग टाइप का मैंने लिखा है। इसके बारे में समझने से पहले हमें कुछ, मैं मेरे पास अपने खुद के नोट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ लेते हैं, क्या पता आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। होप सो। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट हाँ, हम इसी से ट्राई करेंगे समझने के लिए। ऑब्जर्वेबिलिटी सीरीज लेक्चर 1। तो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी एंड व्हाई वी नीड इट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ऑब्जर्वेबिलिटी होती क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ऑब्जर्वेबिलिटी मीन्स इन्फो। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी में अगर हम समझे तो इन्फो अबाउट द इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, सिस्टम आप मान के चलो, हमारी एप्लीकेशन, सिर्फ हमारी एप्लीकेशन नहीं, हमारी पूरी एप्लीकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स लाइक मेरी एक एप्लीकेशन है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन को चलाने के लिए 10 सर्वर का यूज़ हो रहा है और 10 सर्वर में जो जो चीज़ें मैनेज की गई हैं, लगाई गई हैं, वो पूरा हमारा इंफ्रा है और इंफ्रा के अंदर हमारी एप्लीकेशन पड़ी है। और हमारी एप्लीकेशन के अंदर अगर 10 माइक्रो सर्विसेज हैं तो वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगी, इनबाउंड ट्रैफिक कौन अंदर आ सकता है हमारी एप्लीकेशन के, कौन कौन सी रिक्वेस्ट बाहर जा सकती है हमारी एप्लीकेशन के, दैट इज़ द नेटवर्क। तो ये 3 चीज़ें मिलके हमारा एक सिस्टम, हमारी एप्लीकेशन का एक सिस्टम बनाती हैं। तो उसी की पूरी इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन में क्या दिक्कत है, इंफ्रा में क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है, यही पूरी इंफॉर्मेशन जो रहती है हमारे सिस्टम की, इन्फो अबाउट इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसी को ही ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं, कि ऑब्जर्व करना हमारे एप्लीकेशन को, इंफ्रा को, नेटवर्क को, या मैं कंबाइनली कहूँ हमारे पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करके रखना, एंड दैट इज़ द ऑब्जर्वेबिलिटी। एंड वाई वी नीड इट, वाई वी नीडेड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल लाइक info like what is disk utilization of particular node in Kubernetes cluster in 24 आवर। सपोज करो ये एग्जांपल में दिया है कि एक मेरे पास डिस्क है, उसका सपोज करो 100 GB की डिस्क है, उसका कितना % यूटिलाइज हो रहा है एक क्यूबरनेट्स क्लस्टर में लास्ट 24 घंटे में।
24 घंटे में जो हमारे डिस्क लगी हुई है हमारी एप्लीकेशन में कि हमारे कुबरनेट्स क्लस्टर में वो कितनी यूटिलाइज़ हो रही है लास्ट 24 आवर में, तो ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब सबसे पहले देन सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट आवर सिस्टम व्हाई आवर सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर स्टेट यूजिंग ऑब्जर्वेबिलिटी। तो भाई अब हमें ये पता चलेगा ऑब्जर्वेबिलिटी होती क्या है, सारी इंटरनल स्टेट वगैरह की इंफॉर्मेशन की क्या है, कैसे और किस स्टेज में है। अब ये एग्जांपल दिया कि यूटिलाइजेशन डिस्क की यूटिलाइजेशन क्या है 24 आवर में। अब मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो सिस्टम है अब हम उसको पूरी अच्छे तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेबिलिटी का पूरा सेटअप लगा के। तो दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारी ये इंटरनल ये जो हमारा सिस्टम है वो उस स्टेज पे पहुंचा कैसे, वाई आवर सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। मान लो कोई एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो सेकंड हमें देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ पहले क्या क्या है, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो वाई आवर सिस्टम इन दैट पार्टिकुलर स्टेट, कि हमारा सिस्टम उस स्टेज में पहुंचा ही क्यों, क्या दिक्कत हो गई। तीसरा, अब भाई पहुंच गया है उस पर्टिकुलर स्टेज में तो वो फिक्स कैसे होगा। ठीक है, समझे कि ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, हमारे पूरे एप्लीकेशन इंफ्रा और नेटवर्क जो कि हमारा पूरा सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन है। कब क्या कहाँ कैसे हो रहा है, एक सिंगल रिक्वेस्ट भी जा रही है तो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, नेटवर्क के थ्रू हमारी एप्लीकेशन में क्या चल रहा है, कितने ट्रैफिक आ रहा है, इंफ्रा कितने एप्लीकेशन कितने सर्वर हैं उनका कितना, जो भी हमारे सर्वर है उनकी यूटिलाइजेशन कितनी है, कितने नए सर्वर चाहिए, कितने सर्वर हमें रिड्यूस करने चाहिए। तो यही सब है ऑब्जर्वेबिलिटी। तो और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे वो सिस्टम वहाँ पे पहुँचा कैसे, उस स्टेज तक है वो पहुँचा कैसे। अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो उस स्टेज में कैसे पहुँचा। लाइक अगर मेरे को पता है कि यहाँ से दिल्ली कैसे जाना है, पूरा रूट मेरे को पता है, मैं फरीदाबाद में आज करंटली हूँ, तो अगर मैं फरीदाबाद में हूँ तो फरीदाबाद में से दिल्ली कैसे जाना है, एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं फरीदाबाद में हूँ अभी करंटली और यहाँ से दिल्ली कैसे जाना, तो मुझे एक रूट पता है कि यहाँ से ऐसे जाएंगे। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भाई मैं अगर गलत रास्ते चला गया हूँ तो उससे पीछे जाऊँगा और सही रास्ता पकड़ लूँगा। तो मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन है रूट्स की, ऐसी मेरे पास एप्लीकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो अब मुझे ये देखना है अगर मैंने कोई गलत स्टेप या कोई एरर आता है तो उस स्टेज में पहुँचा कैसे। अब जब हमने गलत रूट ले ही लिया है तो हमें उसे फिक्स कैसे करना है, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। Info like what is disk utilization of particular node. Info like what is disk utilization of particular node in Kubernetes cluster in 24 आवर। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिससे अभी मैंने बात की कि किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन का किस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे सिस्टम की। तो उस इन्फॉर्मेशन का पहला एग्जांपल है कि हमारी डिस्क की यूटिलाइजेशन क्या है, जो भी हमारा Kubernetes का क्लस्टर लगा है उसमें जो डिस्क या जो स्टोरेज लगी हुई है उसकी लास्ट 24 घंटे में यूटिलाइजेशन क्या है, वाई वी नीड इट। अब भाई मुझे ये क्यों जानना है कि भाई मेरे सिस्टम की लास्ट 24 आवर्स की यूटिलाइजेशन क्या है, ज़रूरत क्या पड़ी मुझे भाई ये जानने की, चल रहा था चलने देते। तो ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इज़ इट 100%, 90% और 20%। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो 100% है, 90% है, 20% है। एंड क्यों ज़रूरत है, मान लीजिए कि अगर आपने 4 डिस्क लगा रखी हैं, सबकी यूटिलाइजेशन 20-20% है, तो टोटली अगर सबकी यूटिलाइजेशन 20-20% है, सब में से 80% जो बचा तो वो तो वेस्ट हो रहा है। 4 डिस्क की जगह हम एक ही डिस्क लगा लेंगे। तो ये मुझे कैसे पता चला कि रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, डैट बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन थी अपने सिस्टम की, इस वजह से मुझे पता चला कि मेरे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल 2, व्हाट इज़ CPU यूटिलाइजेशन। अब CPU यूटिलाइजेशन क्या है, देन अगेन CPU यूटिलाइजेशन क्या है, 100%, 90%, 20% है। जितना ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन होगा उतनी हमारी सिस्टम लैग करेगी। अगर आपके लैपटॉप में भी CPU यूटिलाइजेशन अगर 90% टू 95% अगर रीच करता है देन आपका सिस्टम भी लैग करेगा। लेकिन अगर वही 10 सर्वर हैं, सबकी यूटिलाइजेशन 20-20% है, तो यहाँ भी रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ मेमोरी यूटिलाइजेशन, सेम एज आपकी जो रैम है, जो मेमोरी है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाँ 1000 HTTP रिक्वेस्ट, मान लो कि एक सर्वर में एक पर्टिकुलर टाइम में 1000 रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं। अब कितनी सक्सेस हुई, कितनी फेल हुई, है ना, कितनी सक्सेस हुई, कितनी फेल हुई।
तो मेरे मेरे यूज़र हैं, मेरे 100 यूज़र ने एक बार में सॉरी 1000 यूज़र ने एट अ पर्टिकुलर टाइम में अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजी, तो 1000 रिक्वेस्ट आई, तो 1000 में से कुछ फेल हो गई। मान लीजिए आपकी 5 to 6 रिक्वेस्ट या फिर 10 to 20 रिक्वेस्ट फेल हो गई। सक्सेस हुई तो ये तो ठीक है, लेकिन भाई वो 10-15 यूज़र के लिए तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो ख़राब हो गया ना, मतलब जो एक्सपीरियंस है मेरी एप्लीकेशन के लिए वो ख़राब हो गया उन यूज़र्स के लिए। तो ये जो फेल हुई, अब ये क्यों फेल हुई ये जानना ज़रूरी है। तो अभी हमें समझ आ गया कि हम इंफॉर्मेशन क्या क्या उठा रहे हैं, हमें डिस्क यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, ये सब तो इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अब जैसे कि इस 100 जैसे कि ये 1000 रिक्वेस्ट आई, इस 1000 में से कितनी फेल हुई वो हमारे लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है। सक्सेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो फेलियर है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है। तो इसी वाई को हम यहाँ जानते हैं, है ना, जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना, वाई। तो वाई रिक्वेस्ट में फेल एंड वाई देयर इज़ अ मेमोरी लीक कॉज एक्स्ट्रा यूजेस। अब दूसरा वाई भी है यहाँ पे, दूसरा वाई समथिंग लाइक मेमोरी लीकेज वगैरह के लिए है। तो पहले हम एक ही वाई को समझते हैं कि लाइक ये जो फेल हुई हैं ये क्यों फेल हुई हैं। तो ये फेल हुई हैं, ये सेकंड पॉइंट में आ गया हमारा। पहला पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन जो थी उस इन्फॉर्मेशन से देखा, हमें एक प्रॉब्लम आई उस इन्फॉर्मेशन में देख के कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट फेल हो गई। अब ये फेल क्यों हो गई हैं ये हमें पता लगाना है, कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट फेल क्यों हुई हैं और हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट, और हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर द लाइक पहला ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, देन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन वो प्रॉब्लम क्यों आई, और तीसरा उसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं यहाँ से। सो आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 3 पिलर्स ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी। 3 पिलर्स ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जर्वेबिलिटी है, यानी कि पूरी की पूरी जो एक तरह से अगर आपके उससे भी आप पे कहूँ जिसे आप मॉनिटरिंग समझते हैं, तो जो पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो 3 पिलर्स पे टिकी हुई है, या पूरी पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। पहली मैट्रिक्स, दूसरी लॉगिंग, तीसरी ट्रेसिंग। अभी हमने समझा मैट्रिक्स व्हाट क्या है, व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि हमारी डिस्क यूटिलाइजेशन कितनी है, हमारी रिक्वेस्ट कितनी जा रही है, हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है। तो हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी हमारी एप्लीकेशन है, उसकी स्टेट क्या है, किस स्टेट में है, करंट कितने रिसोर्सेस यूटिलाइज कर रहा है, कितने क्या चीज़ें फेल हो रही हैं, क्या है, मतलब करंटली वो कैसा बिहेव कर रहा है, व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ द सिस्टम। लॉगिंग, कुछ प्रॉब्लम आई तो वाई इन दिस स्टेट। तो वाई मतलब मैट्रिक्स मतलब व्हाट क्या क्या हमारे सिस्टम में, लॉगिंग मतलब वाई, मतलब वाई इन दिस स्टेट, क्यों इस स्टेट में है, कोई प्रॉब्लम आई या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी आई तो उस स्टेट में वो कैसे पहुंचा, कैसे गया, डेट इज़ द लॉगिंग। लॉगिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि कैसे लॉग्स वगैरह देख के कि कैसे इस पर्टिकुलर स्टेज में हमारा सिस्टम पहुंचा। थर्ड पॉइंट इज ट्रेसिंग, हाउ टू फिक्स पर्टिकुलर स्टेट। अब इस स्टेट में पहुंच ही गया है, वो जो प्रॉब्लम आ ही चुकी है तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, डेट इज द पार्ट ऑफ ट्रेसेस या ट्रेसिंग हम कहेंगे। तो जो एग्जाम्पल लास्ट बार में लास्टली हमने लिया था वही लेते हुए चलते हैं। वाई HTTP रिक्वेस्ट फेल, मैट्रिक्स, HTTP request failing will tell over last 30 मिनट 10 HTTP fail, 20 आवर में 100 फेल हो गई। तो भाई मैट्रिक्स क्या बताएगा तुम्हें, अब मैट्रिक्स बताएगा व्हाट, कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारे सिस्टम में। मैट्रिक्स बताएगा कि हाँ भाई 30 मिनट में 10 HTTP रिक्वेस्ट फेल होती हैं और 24 घंटे में 100 HTTP रिक्वेस्ट तुम्हारी फेल हो जा रही हैं। तो मैट्रिक्स ने मुझे बताया कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। लॉगिंग मुझे बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वाई। Pick one HTTP request using above historical data. Identify the time step 10 o'clock. A particular request failed. Go to log of that particular state app. We can see what happened to at 10 o'clock. Who sent a request to which part HTTP hit and why exactly it fails. तो भाई मुझे पता चल गया भाई 30 मिनट में 10 HTTP रिक्वेस्ट फेल हो गई हैं, 24 घंटे में 100 HTTP रिक्वेस्ट फेल हो गई हैं। अब मुझे पता लगाना है कि भाई ये फेल क्यों हो रही हैं, वाई इट इज़ फेलिंग। तो लॉगिंग पार्ट का यूज़ करेंगे जिसमें हम 10 HTTP रिक्वेस्ट में से एक HTTP रिक्वेस्ट पिक करेंगे,
इसमें पैन वगैरह नहीं आता है क्या? हाँ शायद नहीं आता है। तो 10 HTTP, आई होप आपको ये दिख रहा होगा मेरा हाथ। 10 HTTP रिक्वेस्ट में से एक HTTP रिक्वेस्ट को पिक करेंगे और देखेंगे जो फेल हुई है, देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा उसका कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जो जब वो फेल हुई है, मान लो 10 बजे से सुबह के 10 बजे वो फेल हुई वो रिक्वेस्ट, वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हम देखेंगे उस टाइम स्टैम्प पे जाके वो जो रिक्वेस्ट है लॉग्स पे जाके देखेंगे कि भाई 10 बजे पे किसने रिक्वेस्ट ये भेजी, ये HTTP रिक्वेस्ट किसने भेजी और ये हमारे सिस्टम के किस पार्ट को हिट कर रही है। मान लो आपने मेरे मेरे एप्लीकेशन में जाके एक बटन दबाया एंड डाउनलोड PDF, आपके लिए वो डाउनलोड नहीं हुआ, तो वो जहाँ पे उसने हिट किया तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि किसने भेजी उस पर्टिकुलर टाइम पे और वो किस पार्ट पे मेरे सिस्टम को हिट की और वो पार्ट वर्क क्यों नहीं किया, है ना। है ना, मान लो आपने PDF वाले को पे भेजा, वो PDF ने जाके लैम्डा पे हिट किया और लैम्डा कह रहा है कि भाई मैं नहीं चल रहा, तो मुझे पता चल गया हाँ प्रॉब्लम लैम्डा में है, यूज़र तो हिट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट वहाँ तक जा रही है बट वो लैम्डा कह रहा है कि भाई मैं नहीं चल रहा, मैं आपको ट्रिगर ही नहीं हो रहा। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि भाई लैम्डा में कर दिया, मैंने चला, तो मुझे पता चला अच्छा हाँ रिक्वेस्ट आई थी, लैम्डा पे हिट की थी और लैम्डा फेल हो गया, वहाँ पे लैम्डा ने जो डेटा उसे देना था मुझे या जिसको उसको हिट करना था वो उसने पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो काम नहीं किया। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देन ट्रेशेस, सॉरी हाँ, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई हाँ ये दिक्कत है लॉगिंग से, सिर्फ मुझे ये पता चल गया कि वाई इट इज़ फेलिंग की लॉग्स देख के मैंने समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा काम हो रहा है। तो वो मतलब वो ट्रेसिंग का पार्ट हो गया कि किसने कहाँ पे हिट किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह। लॉगिंग में सिर्फ इतना पता लगाना है हमें कि ये क्यों, वाई इट इज़ फेलिंग, कि क्यों फेल हो रहा था। तो वो हमने लॉग्स देख के पता लगा लिया, लॉग्स आए मेरे पास पर्टिकुलर कि हाँ भाई यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, इधर जा रही है बट वो वहाँ नहीं जा पा रही है। तो फिर मैं ट्रेसिंग के लिए गया, मैं ट्रेसिंग के पास गया। ट्रेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ हम मान लो कि किसी रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में जा रहे हैं तो अगर कुछ भी जंगल वगैरह में जा रहे हैं तो हम निशान वगैरह छोड़ते हुए जाएंगे ताकि जहाँ से हमने शुरू किया है और वहाँ पे हम वापस आ सकें। हाँ, या फिर कोई और अगर वहाँ पे आना चाहे तो उस स्टेप्स को फॉलो करके आ सके, तो डैट इज़ द ट्रेसेस, जो हम ट्रेसेस छोड़ते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। इट इज़ सिंपल। देन अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी मतलब वही सेम है कि मान लो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, कहाँ पे गई, लोड बैलेंसर के पास गई, लोड बैलेंसर से कहाँ गई, फ्रंट एंड पे गई, फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट को कहाँ डाला, बैक एंड पे डाला, बैक एंड पे डाला, बैक एंड से रिक्वेस्ट कहाँ गई, डेटाबेस पे गई, वहाँ से रिट्रीव करके उसे लेके रिप्लाई देके या कोई भी इंफॉर्मेशन फैच करके डेटाबेस से क्लाइंट को वापस देना था उसे। सिंपल। लेकिन हुआ अब ट्रेस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट फेल हो चुकी है। तो अब दिक्कत क्या है, चेक इज इट, यहाँ लिखा है चेक इट इज़ गो वन टू अनदर पार्ट, हाउ मच टाइम इट टेक टू विच पार्ट, टू विच बैक एंड इट गो। सपोज करो क्लाइंट से लोड बैलेंसर पे आई, लोड बैलेंसर फ्रंट एंड पे आई, फ्रंट एंड पे मान लो इस बैक एंड पे जा, दो बैक एंड है हमारे पास बहुत सारे बैक एंड हो सकते हैं, 2 3 4 कितने बैक एंड हो सकते हैं। तो इस बैकएंड पे रिक्वेस्ट जानी थी बट वो गलती से इस बैकएंड पे चली गई और इस बैकएंड पे वो पर्टिकुलर चीज़ पड़ी ही हुई नहीं हुई है जो क्लाइंट को चाहिए, तो ऑफकोर्स रिक्वेस्ट फेल होगी। तो डैट इज़ वाई रिक्वेस्ट हमारी फेल हो गई। हमने ट्रेसेस से जाना, एक एक स्टेप को फॉलो किया कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, पहले क्लाइंट लोड बैलेंसर फ्रंट एंड पे जा रही है, फिर उसे इस बैकएंड पे जाना था बट वो गई इस बैकएंड पे, तो मुझे पता चल गया हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। तो लॉग्स ने मुझे क्या बताया कि हाँ भाई रिक्वेस्ट फेल हो रही है, उस बैकएंड पे जा रही है, कुछ दिक्कत है, ऐसे चेक करो जाके। तो मैं गया ट्रेसेस पे कि हाँ भाई सही सही जा रहा है, क्लाइंट से लोड बैलेंसर सही गया, सही गया, लोड बैलेंसर से फ्रंट एंड सही गया, सही गया, फ्रंट एंड से बैकएंड 1 में जाना था बट हाँ बैकएंड 2 पे चली गई। तो लाइक ऐसे चीज़ें होंगी। हाँ आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ, मैट्रिक्स से हमने पता लगाया कि हाँ भाई दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट, हाँ बैकएंड 1 पे जाना था बट हाँ बैकएंड 2 पे चली गई, तो ये प्रॉब्लम आई। सो आई होप ये सब क्लियर है कि मैट्रिक्स से मैंने सिर्फ इतना पता लगाया कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हमारा सिस्टम वो किस स्टेट में है, क्या क्या हो रहा है उसमें, कितनी HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं, कितनी फेल हो रही हैं, कोई मेमोरी लीकेज तो नहीं है, कोई
एक सर्वर वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं या फिर ओवर यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज तो नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि मैट्रिक्स से पता लगा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। लॉगिंग से पता लगा है कि भाई क्यों आ रही है वो प्रॉब्लम, ट्रेसेस से उसको जाके हमने फिक्स किया प्रॉब्लम को। यही 3 पिलर्स हैं जिन पे पूरी की पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी डिपेंड करती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी और ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगी जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे चलेंगे। सो मैट्रिक्स गिव यू हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एन इवेंट। तो मैट्रिक्स क्या दे रहा है आपको? मैट्रिक्स आपको एक पर्टिकुलर इवेंट का हिस्टोरिकल डेटा दे रहा है। हिस्टोरिकल डेटा से मतलब है कि 10 से 11 के बीच में मेरी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या हुआ, वो मैं 11 बजे आया देखने तो मुझे पता लगाना है 10 से 11 कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं गया मैट्रिक्स के डेटा को देखने, तो वो सारा के सारा 10 से 11 का हिस्टोरिकल डेटा है उसने मेरे को दे दिया। ओवर लास्ट 30 मिनट व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माई सिस्टम। तो लास्ट 30 मिनट में या लास्ट 1 आवर में मेरे सिस्टम किस स्टेट में था। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन क्या थी, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या थी, HTTP रिक्वेस्ट क्या हो रही थी। और हिस्टोरिकल डेटा से मेरा मतलब क्या है और इवेंट से मेरा मतलब क्या है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, CPU यूटिलाइजेशन एक इवेंट हो सकता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन, HTTP रिक्वेस्ट, कोई भी इवेंट हो सकता है इन चारों में से कि भाई मेरा जो सिस्टम है इन चारों इवेंट में से लास्ट 30 मिनट में किस स्टेट में था, ये चारों इवेंट के किस स्टेट में था, उसका हिस्टोरिकल डेटा मेरे को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लो 10 ये रहा एग्जांपल। तो मस्त चल रहा था नॉर्मल चल रहा था, एकदम से 10 AM में एक हाइक आता है और वो डाउन चला जाता है। तो ये हाइक क्यों आया कि ये हम लॉगिंग के थ्रू पता लगाएंगे और उसको फिक्स कैसे करेंगे, ट्रेसिंग के थ्रू। तो मेरे को हिस्टोरिकल डेटा मिला मैट्रिक्स के थ्रू, ये वाला ये चार्ट का डेटा मिला। ठीक है, दिस डेटा हेल्प्स यू इफ द CPU इज ओवर यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज और पार्सली यूटिलाइज्ड। अब भाई ये डेटा मुझे हेल्प करेगा जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन है पता लगाने में कि ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा है, मुझे और CPU तो नहीं चाहिए, अंडर यूटिलाइज कम यूज़ तो नहीं हो रहा है, CPU कम यूज़ तो नहीं करने होंगे, सारा के सारा कॉस्टिंग पे इफेक्ट करेगा। पार्सली यूटिलाइज की भाई हाँ एक पर्टिकुलर टाइम में तो ठीक चलता है, लेकिन हाँ जब 10 जैसे ही 10 बजते हैं एक हाइक आती है और 11 बजे नॉर्मल हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा हाँ उस पर्टिकुलर टाइम में अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे सर्वर मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सब मैं कैसे पता लगा रहा हूँ कि मेरा CPU ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, कम यूटिलाइज हो रहा है, पार्सली यूटिलाइज हो रहा है। भाई इस मैट्रिक्स के थ्रू, मैट्रिक्स के हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू वो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके ही थ्रू तो मैं पता लगा पा रहा हूँ कि भाई हाँ पूरे दिन में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब मान लो कि वैन अंडर यूटिलाइज वैन डाउन ऑन 10 AM। अब ये 10 AM पे मस्त चल रहा था, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि भाई 10 AM पे ये डाउन हो गया। भाई 10 AM पे डाउन हो गया। अब ये डाउन क्यों हुआ, वाई आ गए फिर से लॉग्स पे आ गए। लॉग्स के हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर एप्लीकेशन बेटर। लॉग्स ने बताया कि हाँ अभी पता लगा के देता हूँ भाई क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी एप्लीकेशन में। लॉग्स इन्फो, डीबग, एरर, ट्रेसेस ये सब करेगा। 10 AM के लॉग्स देखेंगे और देखेंगे कि भाई हाँ विच पार्ट हिट एंड वाई। लाइक 10 बजे जब मेरा एप्लीकेशन डाउन, जब CPU मेरा डाउन हो गया, तो उस 10 बजे पे देखेंगे कि भाई किस पार्ट पे हिट हुआ और क्या हुआ, वहाँ पे लीकेज हुआ, मेमोरी का कुछ इशू है, कुछ भी हुआ उस 10 बजे पे मुझे जाना है। अब मुझे ये पता चला, हाँ सिर्फ मैट्रिक्स से मुझे पता चला कि मेरा CPU डाउन हो चुका है। लॉग से मैंने देखा कि हाँ भाई किस रिक्वेस्ट कहाँ पे हिट की जहाँ जब ये डाउन हुआ था 10 बजे। अब डाउन हुआ तो मुझे पता चला हाँ कुछ लीकेज, मेमोरी लीकिंग का कोई पंगा है। तो अब मुझे इसको फिक्स करना है। हाउ टू फिक्स इट? देन अगेन वी आर गोइंग टू द ट्रेसेस पार्ट। ट्रेसेस ने क्या किया? एक्सटेंसिव इन्फो टू डीबग, ट्रबल शूट एज वेल एज टू फिक्स द इशू। ट्रेसेस से हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं फिक्स करने के लिए हमारी प्रॉब्लम्स को। जैसे कि हमने अभी लास्टली क्या देखा था ट्रेसेस में कि हाँ भाई रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये हमने पता लगाया था ना। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट क्लाइंट, लोड बैलेंस, फ्रंट एंड, ऐसे हम पूरी की पूरी ट्रेसिंग की थी और हमने देखा था कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो ये पार्ट में दिक्कत आ रही है। ओके, तो ट्रेसेस का तो ट्रेसेस से हमने ये सब पता लगा लिया। उसके बाद क्या पंगा क्या है?
तो आप तक आपको मे बी यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा कि हाँ भाई, मैट्रिक्स क्या होती हैं, लॉगिंग क्या होती है, ट्रेसिंग क्या होती है, ये सारे आपस में कैसे काम करते हैं मिलके। दैट इज़ थ्री पिलर्स ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ज़रूरी हैं, कैसे ज़रूरी हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी तक आपको ये जानना ज़रूरी था कि हाँ भाई, कौन से इवेंट्स, डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, फेल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हम पता लगा रहे हैं, ये सब आपको मेरे ख्याल से तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब तक हम सब कुछ समझ चुके हैं, मैट्रिक्स क्या होती हैं, लॉगिंग क्या होती है, ट्रेसिंग क्या होती है, कैसे ये आपस में कनेक्टेड है। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं कि भाई मॉनिटरिंग भाई कैसे डिफरेंट है हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी से। ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है? तो मॉनिटरिंग क्या है भाई? ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल डेटा। तो जो मैट्रिक्स का पार्ट था ना, वही मॉनिटरिंग है। मैट्रिक्स में क्या था? सारा हिस्टोरिकल डेटा था, उसी को ही मॉनिटरिंग कहते हैं। कि भाई देखते रहना कि भाई क्या पूरा हिस्टोरिकल डेटा है, कैसे उसे हम क्या हिस्टोरिकल डेटा, डेट इज़ द मॉनिटरिंग। उसके साथ हम अलर्ट्स लगा दें कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम आती है तो अलर्ट्स भेज दो। अलर्ट्स के साथ डैशबोर्ड लगा दो कि हाँ, अलर्ट से डैशबोर्ड इन द सेंस कि वहाँ जाके हम देख सकते, बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड आते हैं, ग्रेफाना डैशबोर्ड प्रो में हम ये सब देख सकते हैं। ELK का एक पूरा सेटअप हो सकता है। तो मैट्रिक्स क्या है? जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है, सॉरी, मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग क्या है? मैट्रिक्स, अलर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। मैट्रिक्स, अलर्ट्स एंड डैशबोर्ड, यही पूरी की पूरी हमारी मॉनिटरिंग है। मैट्रिक्स से हम देख रहे हैं पूरा हिस्टोरिकल डेटा, सेट कर रहे हैं। सपोज करो कि एक डॉकर कंटेनर चल रहा है और वो डॉकर कंटेनर किसी टाइम पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भाई जैसे ही वो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए या फिर किल हो जाए, डॉकर किल या समथिंग कुछ भी हो जाए, मतलब बंद हो जाए डॉकर कंटेनर, तो वैसे ही अलर्ट्स भेज दो। अलर्ट्स कैसे भेजें? अलर्ट्स के लिए भाई प्रोमीथियस का शायद अलर्ट मैनेजर रहता है। अलर्ट मैनेजर रहता है। और अलर्ट्स किसके थ्रू भेजें? ईमेल वगैरह में अलर्ट्स आ सकते हैं, स्लैक पे अलर्ट्स आ सकते हैं, तो वो अलर्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ ही साथ में। डैशबोर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड होते हैं। ग्रिफाउना का बहुत अट्रैक्टिव डैशबोर्ड रहता है, तो वो आप सेटअप कर सकते हैं कि कैसे, किस टाइम पे, किस टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। तो ये मॉनिटरिंग में हम ये मॉनिटरिंग क्या है? तो बेसिकली ये तीन चीज़ें ही मॉनिटरिंग है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग से काम नहीं बनता है ना भाई। लॉग्स, ट्रेसेस, ये दोनों चीज़ें भी रहनी चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम को देखने से कुछ काम नहीं बन रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों आई, डेट इज़ द लॉग्स। ठीक कैसे करें, डेट इज़ द ट्रेसिंग। तो ये तीनों चीज़ें आपस में ही एक ऑब्जर्वेबिलिटी, एक गुड ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप बनाते हैं, या फिर एक मैं कहूँ बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सेटअप बनाते हैं। ठीक है। तो मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी में पूरा यही डिफरेंस है कि ऑब्जर्वेबिलिटी का जो पहला पिलर है उसमें ये दो चीज़ें अगर मैं जोड़ दूँ तो वो मॉनिटरिंग कहलाता है, और साथ में तीनों चीज़ें मिल के एक ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप रहता है पूरा। अभी ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप चाहिए क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई हमें? प्रॉब्लम्स पता लगाने के लिए? तो भाई ठीक है, वो तो हम मैनुअली भी कर ही सकते हैं, लेकिन इतना भी क्या, इतना सारा कॉम्प्लेक्स सेटअप करें? तो भाई ये कॉम्प्लेक्स सेटअप इसलिए ज़रूरी है। सपोज करो आपने एक एप्लीकेशन बनाई, रिज्यूमे बिल्डर बनाया, मस्त, आपने, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैं सेटअप कैसा है? एक क्यूबरनेट्स क्लस्टर AWS पे डिप्लॉयड है, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही है रिज्यूमे बिल्डर। अब आप गए कस्टमर के पास, उससे बोला भाई मेरी एप्लीकेशन है रिज्यूमे बिल्डर, आप खरीदोगे क्या, परचेस कर लो मुझसे। तो कस्टमर कहेगा भाई कि मैं तुमसे ही क्यों लूँ, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिज्यूमे बिल्डर इन द मार्केट, तो हम तुम्हारा ही क्यों ले। कुछ तो खास बात होगी ना कि हम सिर्फ उसके, भाई कस्टमर के पास 10 और लोग हैं जो उसे सेम एप्लीकेशन बेच रहे हैं। तो तुम बोलोगे हाँ भाई, मेरा ही क्यों लो, तो मैं आपको एक SLA ऑफर करूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव ऑफर करूँगा SLA के अंदर। अब ये SLA क्या है? SLA इज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है? हाँ, कि एक कस्टमर और जो आप वेंडर हो, आप दोनों के बीच एक एग्रीमेंट रहता है कि जिसमें आप कुछ प्रोमिस करते हो कस्टमर को, जो और जिनको आपको फुलफिल करना रहता है। ठीक है। तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट रहता है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसमें जो जो आप बोल रहे हो, जो प्रॉमिस कर रहे हो, वो वही चीज़ें होंगी। तो दीज आर द SLA बिटवीन द कस्टमर एंड कस्टमर एंड इन बिटवीन यू। ओके। तो साइन दिस और मेक सम promises to customer.
कस्टमर को आप क्या बोलोगे? कस्टमर को बोलो मतलब भाई कस्टमर आपका ही एप्लीकेशन क्यों परचेस करे? तो कस्टमर को आप बोलोगे हाँ भाई मेरे पास 99.9% इज़ अवेलेबल, जो आपकी एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द ईयर 99.1%, 99.9% अवेलेबल रहती है और 0.1% का ही डाउन टाइम है। तो ये दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस अगर मैं आपसे बोलूँ कि बहुत अच्छे में है कि 1 महीने में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 1 मिनट ही डाउन टाइम है, यानी 12 महीने में यानी 1 साल में सिर्फ आपकी एप्लीकेशन 12 मिनट ही डाउन जा सकती है। तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस ना कि कस्टमर का जो व्यूअर्स हैं या जो उसकी वेबसाइट पे आते हैं उसको क्या चाहिए, उन व्यूअर्स को चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन है उसका जो डाउन टाइम है वो बहुत अच्छा रहे, सॉरी डाउन टाइम में बहुत कम रहे। डाउन टाइम बहुत कम रहे से मेरा मतलब क्या है कि भाई कि वो लोग आए उन और पर्टिकुलर रिज्यूमे बिल्डर पे क्लिक किया और वो देख रहे हैं कि भाई लोडिंग गोल गोल घूमे जा रहा है, लोडिंग लोडिंग हो रहा है 30 सेकंड 40 सेकंड तक। तो दिस इज़ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर द यूज़र ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर। तो कस्टमर ये नहीं चाहता, तो उसके अब वो तुमसे क्यों ले? कस्टमर ये नहीं चाहता तो कस्टमर तुमसे बोलेगा कि हाँ भाई डाउन टाइम तो चाहिए नहीं, तो आप बोलोगे अपने एसएलए में हाँ हमारी एप्लीकेशन में डाउन टाइम नहीं है। नहीं है का मतलब है ना के बराबर है, 99.9% अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, मान लो 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसमें से सिर्फ 5 रिक्वेस्ट ही फेल होंगी और बाकी और उनका बाकी 99,000 जो रिक्वेस्ट रहेंगी, 99,995 रिक्वेस्ट रहेंगी, उनका रिस्पॉन्ड बैक होगा विद इन अ 30 सेकेंड से भी कम रहता है, आधे सेकेंड से कम टाइम में आपको क्या मिल जाएगा, उनका रिस्पॉन्ड बैक मिल जाएगा विद 200 स्टेटस को। 200 स्टेटस को एक राइट कोड होता है, एक HTTP कोड होता है जिसमें हाँ ये रहता है कि हम आप जिसको रीच करना चाह रहे हो वो अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, वो स्टेटस ओके कोड होता है। ओके, सो आपने ऑफ़र किया, बहुत अच्छा SLA ऑफ़र किया कि हाँ भाई सिर्फ 5 रिक्वेस्ट ही फ़ेल हो सकती हैं, तो 5 से ज़्यादा रिक्वेस्ट हम नहीं फ़ेल होंगी, ये हम अपने SLA में आपको लिख के देंगे और 99.9% हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी अवेलेबल रहेगी थ्रू आउट द ईयर। बहुत अच्छा आपने स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर दिया कस्टमर को। तो अब भाई स्ट्रॉन्ग कस्टमर, अगर कस्टमर को बढ़िया लगा तो वो ले लेगा, कहेगा हाँ भाई बढ़िया लग रही है तेरी एप्लीकेशन, बाकी जो 9 लोग जो उसे भेज रहे हैं एप्लीकेशन वो नहीं ऑफर कर रहे होंगे सेम चीज़ें, या आप और भी प्रॉमिस कर सकते हो। बट आपने जो प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल भी तो करना होगा ना। 99.9% का अगर डाउन अप टाइम रखना है आपको और 0.1% का डाउन टाइम रखना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए है आपका एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम इन द सेंस कि अगर 1-2 रिक्वेस्ट भी फेल और इवन 3 रिक्वेस्ट भी फेल हो रही हैं तो आपको वहीं पे ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। आप थोड़ी ना 5 रिक्वेस्ट का वेट करोगे, हाँ 5 रिक्वेस्ट फेल होंगी तभी हम कुछ करेंगे। नहीं भाई, 1-2 भी फेल हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? अगर 1-2 पे आप काम करोगे तभी आप 5 को 5 तक के जो टारगेट है उससे कम रख पाओगे, है ना? दिस इज सिंपल मैथ्स। तो 1-2 रिक्वेस्ट भी जो हो रही हैं, 2-3 रिक्वेस्ट भी हो रही हैं, वो क्यों फेल हो रही हैं, ये फीडबैक सिस्टम आपको रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या SLA में जो आपने ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसको फुलफिल करना है, जो उद्देश्य हैं आपके SLA के अंदर उसको फुलफिल करना है। तो 5 का वेट नहीं करना भाई, 2-3 रिक्वेस्ट भी फेल होती हैं तब भी आपको एक्शन लेना है कि भाई क्यों फेल हो रही हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या आ गया, ऑब्जर्वेबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म चाहिए आपको यहाँ पे, कि जैसे ही 2-3 रिक्वेस्ट फेल होती हैं तो आप देखो सबसे पहले कि भाई हाँ स्टेट क्या है सिस्टम की, क्या ये हमारा जो सिस्टम है वो कस्टमर से जो हमने SLA साइन किया उसके साथ मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या, अरे नहीं कर रहा, 2 रिक्वेस्ट फेल हो गई, 3 रिक्वेस्ट फेल हो गई, 5 रिक्वेस्ट फेल होने से पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा कि SLA मीटअप नहीं करेगा। तो पहले हमने देखा भाई मैट्रिक्स के थ्रू हाँ मैच कर रहा है, एक भी रिक्वेस्ट फेल नहीं हुई, जैसी 2-3 रिक्वेस्ट फेल होती है हमें एक्शन लेना है मैट्रिक्स मॉनिटरिंग के थ्रू देख के टूल्स वगैरह का यूज़ करके। इफ़ 1, 2 और 3 रिक्वेस्ट फेल, हाँ तो हमें एक्शन लेना है, हमें देखना है कि भाई क्यों फेल हुई, लॉगिंग वाला पार्ट, कि भाई क्यों फेल हो रही हैं 2-3 रिक्वेस्ट भी, प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही हमें पता चला हाँ ये प्रॉब्लम है, अब इसको ऐसे फिक्स करना है, दैट इज़ अ ट्रेसिंग पार्ट, कि भाई कहाँ रिक्वेस्ट जा रही है, उस रिक्वेस्ट को गलत जगह जा रही है तो सही जगह रिक्वेस्ट को कैसे ट्रांसफर करें, तो दैट इज़ ट्रेसिंग पार्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम अगर आप पे नहीं होता, अगर आप पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम नहीं होता तो भाई आप तो
2 रिक्वेस्ट फेल हो गई, 3 फेल हो गई, आपको पता ही नहीं चल रहा है। 4 फेल हो गई, आपको पता ही नहीं चल रहा है। 5 फेल हो गई, 10 फेल हो गई। लो भाई, एसएलए ब्रेक हो गया। एसएलए में तो आपने 5 ही बोला था और आप पे देखने के लिए कुछ है ही नहीं। अब सामने से कस्टमर आके बोलेगा हाँ भाई 5 का प्रॉमिस किया था, 10 फेल हो रही हैं, क्या कर रहे हो? तो आप बोलोगे 10 फेल हो गई, हम पे तो ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम ही नहीं है। हाँ, अब सेटअप करना पड़ेगा। तो अब आपसे बात से सही पहले ही कर लो। तो एक ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत नीडेड है। तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हाँ भाई, क्यों चाहिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप, उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझा दिया है। हाँ, और इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, ग्रेफाना, प्रोमीथियस, प्रोमटेल। ये प्रोमटेल अलर्ट्स मैनेजर भी रहता है अलर्ट्स वगैरह भेजने के लिए। ईएल के स्टैक होता है जिसमें इलास्टिक सर्च, ईएल लॉग स्ट्रेस रहता है, लॉगिंग के लिए इलास्टिक सर्च रहता है, आपके ट्रेसिंग के लिए आई थिंक, और किबाना मॉनिटरिंग वगैरह के लिए रहता है। ये भी एक स्टैक है। ईएफ के स्टैक भी वो रहता है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक हमें इस वीडियो को यहीं पे ही रैप अप करना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि भाई हाँ, सेटअप तो कर लिया, लेकिन सेटअप करना है, प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप करना है, लेकिन करेगा कौन? डेवलपर करेगा या डेवऑप्स इंजीनियर करेगा? कौन करने वाला है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलपर की है, डेवऑप्स की है? इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि भाई बहुत से बंदे हैं ना, अब ऐसा थोड़ी आपने किसी को भी पकड़ा दिया। तो इज़ इट अ डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज़ इट अ डेवऑप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवऑप्स इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी प्रॉब्लम है ये? कौन सॉल्व करेगा? ठीक है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, समझना है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके पूरे सेटअप के बारे में। तब तक के लिए इसको देखें। और अभी तो सिर्फ थ्योरी पार्ट किया है, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भी पढ़ते रहेंगे, कोई फिर क्या करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ थ्योरी समझाता रहा तो आप बोर हो जाओगे थोड़ी देर में। तो प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। पूरा सेटअप करेंगे हम, एरर्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बढ़िया से एकदम, मॉनिटरिंग वगैरह सेटअप करेंगे और समझेंगे कि हाँ भाई, मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है और ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पूरा सेटअप करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट रखेंगे, 2-3 चीज़ें रखेंगे। सिर्फ एक सिंगल टूल पे काम नहीं करेंगे, अलग अलग टूल्स देखेंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं प्लेटफॉर्म में कुछ, और कुछ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी नहीं हैं, जैसे कि AWS क्लाउड वॉच है, एंड अज्योर का भी अपना एक मॉनिटरिंग का टूल है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 टूल्स हैं, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। वो लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि AWS क्लाउड वॉच सिर्फ AWS में काम करेगा, और आपका अज्योर का मॉनिटरिंग वही काम करेगा। लेकिन जो ओपन सोर्स टूल है उसको आप कहीं भी यूज़ करो, अज्योर के साथ यूज़ करो, AWS के साथ, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टूल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो सभी चीज़ें क्लियर है ना? तो ये इमेज हमसे क्या कह रही है भाई? मैनुअल मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट इन क्लाउड इन्वायरमेंट इज़ मेकिंग मी क्रेजी। मतलब अगर ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप नहीं है, सब कुछ मैनुअल, भाई बैठे रहो 24 घंटे। हाँ, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम, गलती से भी 1 घंटे गायब हो गए, प्रॉब्लम आ गई, लो जी कहाँ प्रॉब्लम है? मॉनिटरिंग मैट्रिक्स है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेटअप नहीं है, आपको नहीं पता कि किस समय कहाँ प्रॉब्लम आई। देन क्यों आई, और सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। जब आप पे यही नहीं पता कि प्रॉब्लम्स कहाँ कैसे आई, तो आप मैनुअल करते जाओ, समझते जाओ, 1-2 घंटे लग जाएंगे सॉल्व करने में। यहीं आप पे मॉनिटरिंग का पूरा सेटअप होता है तो आप फटाक से डैशबोर्ड पे जाते, ग्रेफाना के, ग्रेफाना यहाँ पे, ग्रेफाना में देखते कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड पे प्रॉब्लम आई। देन ग्रेफाना पे जाके प्रोमीथियस पे जाते और उसके लॉग चेक करते कि हाँ ये यहाँ पे हिट कर रहा है, इस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर लेते। देन उसको फिक्स करते जाके, हाँ, लॉग स्ट्रेस वगैरह से, सॉरी लॉग स्ट्रेस नहीं, ये अगर यूज़ होता है आई थिंक। तो इन सब से आप ठीक करते जाके। लेकिन अब है नहीं, 5-10 मिनट में प्रॉब्लम जिसको सॉल्व होनी थी वो 1-2 घंटे लगेंगे मस्त। तो एप्लीकेशन का डाउन टाइम भी बढ़ सकता है। मान लो कि भाई ज़रूरी थोड़ी HTTP रिक्वेस्ट ही फेल हो रही हूँ, पूरी की पूरी एप्लीकेशन ही डाउन चली गई। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम्स इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप। और
क्यों ज़रूरी है, क्या है, पिलर्स क्या हैं, सब पढ़ चुके हैं। टूल्स वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे, टूल्स को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल इनका, ये सब हम आगे करने वाले हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।